नमस्कार, जय जितेंद्र दोस्तों। मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त वीकली वीडियो। पिछला हफ्ता कैसा रहा शेयर बाजार में और हमारी ट्रेडिंग में, और अगले हफ्ते क्या होने वाला है, क्या हो सकता है शेयर बाजार में हमारी ट्रेडिंग में। तो मैं आपका ऑप्शन सेलर फ्रेंड हूं, और अगर आपको ऑप्शंस के रिलेटेड वीडियोस पसंद है या फिर स्टॉक मार्केट पर इन जनरल व्यू चाहिए, तो खासकर ये मेरा बहुत ही यूनिक वीकली वीडियो देखना मत भूलिए। हर हफ्ते कुछ नया इंप्रूवमेंट इसमें होते जा रहा है, वीडियो की व्यूअरशिप बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं खुद अपने आप को, अपने ट्रेडिंग को इतने अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी ऑप्शंस की ट्रेडिंग करता है, खासकर ऑप्शन सेलिंग की, उसको अपना कंटेंट की समरी अगर बनाए तो बहुत ज्यादा इंसाइट्स मिलकर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपकी ट्रेडिंग में हो सकता है। और आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस आपके लिए शेयर करने वाला हूँ। बोनस टॉपिक है, तो बोनस टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर ऑप्शन सेलर के लिए। आज का टॉपिक तो बहुत बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है, वीडियो के सेकंड हाफ में बात करेंगे। फिलहाल तो बात करते हैं कि मार्केट कैसा रहा और हमने कैसा परफॉर्म किया और आगे क्या होने वाला है। तो सीधे चलते हैं अपने पावर पॉइंट पर। तो चलिए आ गए हम अपने प्रेजेंटेशन पर। मार्केट एंड ट्रेड 2 सितंबर से 7 सितंबर, जो कि पिछला हफ्ता था। और आपको पता है मार्केट में बड़ा मूवमेंट हुआ, तो हम देखेंगे हमने बिग लॉस किया या मैनेज किया या बिग प्रॉफिट हुआ। तो क्या रहा पिछला हफ्ता और क्या होने वाला है अगले हफ्ते। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं मार्केट की रेंज से। लास्ट वीक मार्केट की रेंज काफी इंटरेस्टिंग थी। निफ्टी की रेंज थोड़ी बड़ी थी, 24801 25333। तो एक तरह से 532 पॉइंट्स की रेंज निफ्टी ने दी है। और इस रेंज में अगर हम देखें तो नेट नेट मार्केट ने लॉस किया है। तो निफ्टी का बड़ा लॉस था -1.52% का, 383 पॉइंट्स का लॉस था। और याद रखिए लॉस एक ट्रेंड चेंज होने के बाद हुआ है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से निफ्टी लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था। इस हफ्ते भी नया लाइफ टाइम हाई बनाया। बैंक निफ्टी ने सिमिलर बिहेव किया। बैंक निफ्टी की रेंज थी 1303 पॉइंट्स की, और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 774 पॉइंट्स का लॉस था। तो 1.51% बैंक निफ्टी ने लूज किया, 1.52% निफ्टी ने लूज किया। तो एक तरह से लूजिंग इंडेक्स थी। सारी की सारी मार्केट ही थोड़ा डाउन थी, बहुत बड़ा डाउन तो माना नहीं जाएगा, 1-1.5% कुछ मायने नहीं रखता है। ऑब्वियसली मार्केट गिरा तो इंडिया विक्स चढ़ने वाला है। तो पिछला क्लोज 13.39, इस वीक इंडिया विक्स ने क्लोज किया 15.21 पर। जब मार्केट गिरती है तो केवल एक ही चीज चढ़ती है, और वो है इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स का चढ़ना लगभग 13-14% इंडिया विक्स चढ़ा, उसकी वजह से ऑब्वियसली मार्केट में प्रीमियम्स बढ़े और डर का माहौल थोड़ा सा ज्यादा है इस समय। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स 1.14% लूज किया, तो 4504 पर क्लोज हुआ। और स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा गेन हो गया इसमें 0.08% का, तो 55977। तो ये एक तरह से ओवरऑल मार्केट बेट नेगेटिव थी, सब कुछ नेगेटिव था। स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत माइनर सा गेन लिया, लेकिन कोई गेन कुछ मायने नहीं रखता है, सब कुछ थोड़ा नेगेटिव ही है। और आगे अगर हम चले तो देखते हैं कि वैसे मार्केट्स में क्या रहा। सेक्टोरल में हम देखें तो क्या क्या चीजों ने मूव किया। हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी एक बार फिर से पिछले कई हफ्तों से चल रहे हैं, 9.43% का गेन है इसमें। हेल्थ केयर इक्विपमेंट में 9.23% का गेन है। तो गिरी हुई मार्केट में भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बढ़ते हैं। तो हेल्थ केयर, इंश्योरेंस थोड़ा इन जनरल फेवर में है ही आजकल। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी 6.39% का गेन था। डाइवर्सिफाइड 5.37%। लेकिन हम क्योंकि लॉस बढ़ा था, तो जो बड़े जिन सेक्टर्स में शेयर्स बहुत बड़े हैं उनमें लॉसेस बड़े हैं। ऑयल एंड गैस -3.47%, टेलीकॉम -2.95%। आपने वोडाफोन की न्यूज़ देखी ही होगी कि बहुत बड़ा डाउनग्रेड बोल सकते हैं कि मिला है। और 13 रुपए वाले शेयर का टारगेट 2.5 रुपीज जब होगा तो थोड़ा सा भूचाल आएगा ही। उसके अलावा हम देखें तो पिछले 3 पॉजिटिव हफ्तों के बाद एक नेगेटिव हफ्ता मार्केट ने दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा रुकी है, ठहरी है। लेकिन फ्राइडे का फॉल जरा बड़ा था, तो मार्केट थोड़ा सा घबराई भी है। एफआईआई ने नेट सेलिंग की है 3,900 करोड़ की, कुछ मायने नहीं रखता, $500 million भी नहीं है। डीआईआई ने खरीदारी की है, लेकिन बहुत बड़ी खरीदारी नहीं की है। तो इसका मतलब ये हो कि डीआईआई कैश पर बैठे हैं। जिस भी हफ्ते डीआईआई ज्यादा खरीदारी नहीं करते उनके पास कैश बढ़ता जा रहा है, खासकर तब जबकि पिछले हफ्ते भी उन्होंने ज्यादा खरीदारी नहीं की थी। और फिर आप ग्लोबल पॉइंटर्स क्या थे, बहुत जरूरी होता है हमारे मार्केट को संभलने के लिए, क्योंकि फाइनली हम लोग ग्लोबल पॉइंटर्स के हिसाब से ही चलते हैं। तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा और नीचे गिरा, मतलब डॉलर कमजोर हुआ। उसके हिसाब से रुपया को स्ट्रेंथन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं रुपया भी आ, थोड़ा लूज किया रुपये ने।
और 83.99 ऑलमोस्ट 84 रुपीज पर डॉलर आ गया है। तो रुपया थोड़ा हमारा वीक लग रहा है, और 84 को क्रॉस करना साइकोलॉजिकली भी और देश के लिए भी, स्टॉक मार्केट के लिए भी कैसे भी अच्छा नहीं है। क्रूड ऑयल 68.89 8% गिर गया। तो क्रूड ऑयल गिरता है तो स्टॉक मार्केट को अच्छा लगता है, क्योंकि कई चीजें सस्ती होती है। तो कई इससे कुछ कंपनीज को, जैसे पीडियालाइट, एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज को फायदा भी होता है। तो इस हफ्ते एशियन पेंट, पीडियालाइट, जो भी क्रूड ऑयल जिनमें रॉ मटेरियल है, उनमें अगर आप देखें तो थोड़ी तेजी थी उन शेयर्स में। लेकिन क्रूड ऑयल का गिरना इन जनरल मार्केट के लिए अच्छा है। तो अगले हफ्ते मार्केट फ्लैट टू बुलिश रह सकती है, नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। ओके, नई कैटेगरी को हमने थोड़ा चेंज किया, बिग स्टॉक्स बिग गेन, और दूसरी कैटेगरी है बिग स्टॉक्स बिग लॉस। तो बड़े गेनर्स देखते हैं इस हफ्ते के कौन से हैं। और इस कैटेगरी में हम लोग 1 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाले शेयर्स को ही पकड़ते हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट 7.63% चढ़ा, बजाज होल्डिंग 6.32% चढ़ा, क्योंकि बजाज का फाइनेंशियल्स का आईपीओ आने वाला है। तो काफी सारे शेयर्स बजाज के ऊपर ही रहे इस हफ्ते। आईसीआईसी लॉम्बार्ड प्लस 5.6%, हीरो मोटोकॉर्प 5.29%। तो ये चार शेयर्स हमने पकड़े हैं जो कि बड़े शेयर्स हैं और बड़ा गेन दिया। अब ये मार्केट लूजिंग मार्केट थी, तो देखते हैं बड़े शेयर्स में बड़ा लॉस किस किस शेयर्स में हुआ है। तो सबसे ऊपर आता है ऑयल इंडिया, 3.3% का बड़ा लॉस। अगर आपके पास ऑयल इंडिया है, आपने पैसा लूज किया है, कमेंट्स में लिखिए ऑयल इंडिया। उसके अलावा इंडस टावर काफी फेमस शेयर है, ये भी काफी लोगों के पास भर भर के खरीदा हुआ है। 7.72% का लॉस इसमें हुआ। कोल इंडिया में लगभग 7% का लॉस, ओएनजीसी में 6. अगर आप देख रहे हो ना, पावर से रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड शेयर्स में ज्यादा मूवमेंट है। ओएनजीसी भी लूज किया, गेल भी लूज किया। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट थोड़ा इन सब शेयर्स पे भारी पड़ी। और उसके अलावा भी मार्केट में कोहराम जरा ज्यादा था। और अब आते हैं हम को टाटा मोटर्स का 5.56%, ये थोड़ा लॉस इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वैसे हो क्या रहा है कि अधिकतर जो मोटर्स की, कार्स की सेल्स है, उसकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हुई हुई है। तो कार्स की सेल्स पे इम्पैक्ट काफी हाई है, इसीलिए अधिकतर ऑटोस के शेयर्स भी डाउन थे। और अब देखते हैं ऑप्शन राइटर्स के पर्सपेक्टिव से पिछले हफ्ते क्या हुआ, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हम उसको मैनेज कर पाए कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि पिछला हफ्ता ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से कैसा रहा, कैसी रही हमारी ट्रेडिंग, हमने कुछ खोया या गंवाया, या ओवरऑल कैसा रहा। तो ये हो गया हमारा पिछले 3 हफ्ते की कहानी। तो लास्ट वीक, लास्ट लास्ट वीक, लास्ट 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 वीक। तो अगर हम तीनों हफ्तों में देखें तो मार्केट ऊपर चढ़ रही थी, फिर और ऊपर चढ़ी, और इस वीक एक तरह से एनगल्फिंग कैंडल वीकली लेवल पे होगी, क्योंकि मार्केट ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया इस वीक। और फिर एक तरह से पिछले हफ्ते के लो को भी ब्रेक कर नीचे बंद किया, जो कि काफी बैड न्यूज है। और याद रखिए ये सब जो कैंडल्स हैं, ये आवरली कैंडल हैं, तो लगभग 7 कैंडल्स एक दिन की मार्केट हमें दिखाती है। और उसी के साथ साथ विक्स को देखें तो देखिए, मार्केट चढ़ती है तो विक्स गिरता है, मार्केट गिरती है तो विक्स चढ़ता है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो विक्स पिछले 2 हफ्ते पहले गिर रहा था, 13 के लेवल तक आ गया, लास्ट वीक थोड़ा मैनेज रहा। अच्छा हेल्दी विक्स है ऑप्शन सेलर के हिसाब से। और फिर पिछले वीक विक्स 15% चढ़ गया, जैसे हमने बोला था, तो 15.13 के आसपास बंद हुआ। तो टेक्निकली मार्केट में इस समय प्रीमियम्स अच्छे हैं। अब विक्स और निफ्टी को मिलाकर देखें और देखते हैं कि हमने पिछले हफ्ते पैसा बनाया कि गंवाया कि क्या किया। तो एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं 3 हफ्ते से। निफ्टी कैसा चल रहा है, 19 to 23 अगस्त ऊपर गया, 26 से 30 अगस्त ऊपर गया, और फिर 2 से 6 सितंबर निफ्टी नीचे आया। इसके साथ साथ इंडिया विक्स की कैसी परफॉर्मेंस थी। 2 हफ्ते पहले विक्स फ्लैट था, नीचे था, लेकिन पिछले हफ्ते विक्स थोड़ा ऊपर चढ़ा। तो देखिए, हमेशा विक्स की कैंडल और निफ्टी की कैंडल एकदम मिरर इमेज जैसी ऑपोजिट लगेंगी आपको। ये ऊपर जाएगा तो वो नीचे, ये फ्लैट रहेगा तो वो फ्लैट, ये नीचे जाएगा तो वो ऊपर। तो निफ्टी नीचे गिरा और विक्स ऊपर चढ़ा, तो ये पूरा हमें दिख रहा है। अब देखते हैं इसके हिसाब से अगर हम क्विकली एनालिसिस करें। चलिए डेली एनालिसिस करते हैं। तो डे आया, सबसे पहले आया डे 1। अब डे 1 में क्या हुआ कि 2 तारीख, 2 सितंबर को अगर आप देखो तो निफ्टी लाइफ टाइम हाई टच किया, और उसके बाद हल्का सा गिरा, और बहुत छोटी रेंज में निफ्टी ने काम किया। इंडिया विक्स ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा चढ़ गया, अगर आप देख रहे हो तो ये चढ़ने से क्या होना चाहिए था स्टॉक मार्केट से, ऑब्वियसली फ्लैट मार्केट रहने का गेन तो मिला ही, लेकिन जो विक्स चढ़ा उसकी वजह से गेन उतना नहीं मिला। लेकिन शांत मार्केट थी, अच्छी मार्केट थी, ऑप्शन सेलर के हिसाब से बायर्स के लिए इस मार्केट में कुछ नहीं था। और हमें थोड़ा गेन 0.38% का मिल गया।
अगर विक्स नहीं चढ़ता तो ये गेन हमारा 0.5 0.7% के करीब हो सकता था। तो एक तरह से अच्छा दिन सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए इस मार्केट में कुछ खास था ही नहीं, क्योंकि मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट दिया ही नहीं। फिर आया ट्यूसडे। ट्यूसडे को अगर आप देखो तो ट्यूसडे तो और भी ज्यादा शानदार था सेलर्स के हिसाब से। मार्केट बिल्कुल एक टांग पर एक ही रेंज में खड़ी रही, छोटी सी रेंज थी, तो इसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो भी बहुत न्यूट्रल, बहुत स्मॉल रेंज में रहा। तो मार्केट स्मॉल रेंज तो न्यूट्रल, विक्स की भी स्मॉल रेंज। तो ये दिन एक तरह से ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट डे माना जा सकता है। तो हमने अपनी पोजीशंस को कट करना शुरू कर दिया, जो वीक की पोजीशंस थी। इस वीक हमारी बैंक निफ्टी कोई पोजीशन थी नहीं, निफ्टी की थोड़ी पोजीशंस थी। और और कहीं ना कहीं हम थोड़े से बेफिक्र भी हो गए इस पॉइंट पर कि यार निफ्टी तो कहीं मूवमेंट खास दे ही नहीं रहा है, तो हमने थोड़ी सी एग्रेसिव पोजीशन निफ्टी की ऐड भी कर ली। तो शायद वो हमें आगे जाके महंगा पड़ा हो, लेकिन इस दिन का गेन तो बहुत अच्छा रहा, 0.63%। तो देखिए कितना आराम से कई बार मार्केट पैसा देती है, और आपने दिख रहा है पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट कितने आराम से पैसा दे रही है। फिर आया वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। वेडनेसडे की खास बात यह है कि बहुत बड़ा गैप डाउन निफ्टी ने ओपन हुआ। अगर आप देख रहे हो तो ट्यूसडे को यहाँ बंद हुआ था 25,300 के आसपास। फिर वेडनेसडे को लगभग 25,100 के आसपास मार्केट खुली, और फिर ग्रीन कैंडल दी। अगर आप देखो तो वेडनेसडे की सारी कैंडल्स ही थोड़ी सी ग्रीन है। पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तो इस पहले 2 घंटे में मार्केट ने काफी सर्कस मचाया। फिर दूसरी रेड कैंडल देके फिर मार्केट ऊपर चलती गई, तो कहीं ना कहीं परेशान करना मार्केट ने शुरू कर दिया। खासकर ये जो सेकंड कैंडल, बड़ी कैंडल रेड थी, और एनगल्फ कर लिया था इसने। तो इसमें ऐसे में काफी झटके ऑप्शन सेलर्स को लग सकते हैं हमारी, क्योंकि पोजीशन डे की नहीं थी कोई, तो हमें उस हिसाब से दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर भी इस इस गिरावट में अगर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स किए तो आगे हल्के से महंगे हमें पड़ गए, और माइनर लॉस 0.14% का हो गया। अगर आप देख रहे हो तो बंदो मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन इंडिया विक्स भी चढ़ा इस पॉइंट पर, तो कहीं ना कहीं वो चीज नुकसानदायक भी हो गई। फिर आते हैं हम थर्सडे को। थर्सडे थी निफ्टी एक्सपायरी, तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा दिन था। लेकिन अगर आप देखो तो जो भी मार्केट वेडनेसडे को गेन किया था लो ओपनिंग के बाद से, वो पूरा का पूरा थर्सडे को मार्केट ने गंवा दिया। तो ये जो मार्केट ने पैसा गंवाया, इसके चलते इंडिया विक्स तो थोड़ा थोड़ा चढ़ता ही रहा, लेकिन ये मूवमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, इतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपायरी थी और हमारा पोजीशंस खड़ी थी। बहुत बड़ा डिस्टरबेंस नहीं हुआ मार्केट पोजीशन में, तो अच्छा पैसा हमने निफ्टी में बना लिया। और कहीं ना कहीं मंथली पोजीशंस तो दूर की थी, तो उसमें यार दिक्कत नहीं हुई। तो एक तरह से मार्केट का जो डाउनवर्ड बायस था वो हमने पॉजिटिवली कैप्चर कर लिया नेट नेट, और हमें अच्छा खासा 0.74% का फायदा हो गया। ये फायदा हो तो गया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैप्पी इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि जनरली मैं वीकली एक्सपायरी खेलना अवॉइड करता हूँ। लेकिन पिछले 2 दिन के मूवमेंट से, खासकर जो वेडनेसडे को गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसकी वजह से मेरे को थोड़ी पोजीशन छोड़नी पड़ी थी। लकीली कुछ फायदा हो गया, तो 0.74%। अब आता है बहुत ही खतरनाक दिन, जो था कि 6 तारीख को। अगर हम देखें 6 सितंबर को क्या हुआ, मार्केट नीचे खुली और बहुत नीचे जाती गई। तो पहले ही मार्केट लगभग 100 पॉइंट नीचे खुलकर लगभग 2864, सो मार्केट ने 1.5% लूज किया। और कहीं ना कहीं जो थर्सडे इवनिंग मैंने पोजीशंस बनाई थी, थर्सडे को क्या हुआ कि काफी पैसा मेरा फ्री हो गया, और अधिकतर पैसा मैंने, क्योंकि मार्केट फ्लैट में एक दिन का भी गेन लूज करना नहीं चाह रहा था, तो मैंने थोड़ा स्ट्रैंगल्स में लगा दिया निफ्टी के, खासकर निफ्टी के। और मंथ एंड के भी स्ट्रैंगल्स थे, जो कि अच्छे खासे चल रहे थे। लेकिन ये जो मार्केट में गिरावट आई, बड़ी गिरावट मानेंगे इसको हम, इससे हमें काफी एक तरह से नुकसान हो गया। और 1.09%, हाँ दोस्तों, 1% का किधर भी, 1% का लॉस तो में किसी भी दिन होना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन 1% का लॉस हो गया 1.09%। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो यही ऑप्शन सेलर के लिए जरा ऐसे दिन होते हैं जिसमें, और इतने हैवी एडजस्टमेंट्स, पूरे दिन मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहा, हार्डली 1 घंटे का ब्रेक बीच में मिला होगा। नहीं तो इन जनरल अगर आप देखो तो जो मार्केट ऐसे चलती है, तो मैं बीच में 2 घंटे का, 3 घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ, सुबह 9:15 से 11 बजे तक, और दोपहर को 2 से 3:30 बजे तक। यही मेरा मेनली वर्किंग होता है। लेकिन जिस दिन जितना ज्यादा एडजस्टमेंट, जितनी ज्यादा फायर फाइटिंग, उतना ज्यादा नुकसान। तो कहीं ना कहीं 1.09% का नुकसान हो गया, क्योंकि अगर आप देखो विक्स भी बहुत चढ़ गया फ्राइडे को। तो ये जो विक्स चढ़ा, इससे एग्जिस्टिंग पोजीशंस में लॉस हो गया। तो मैं, ये जो 1.09% का लॉस आपको दिख रहा है, इसमें
कम समझ लीजिए कम से कम आधा परसेंट के करीब लॉस तो केवल इसी वजह से है कि इंडिया विक्स ऊपर चढ़ गया, नहीं तो ये लॉस थोड़ा कम होता। खैर कोई बात नहीं, अगर मार्केट जब भी थोड़ा सा टूटेगी, विक्स थोड़ा टूटेगा, तो हमारा ये लॉस कवर हो जाएगा थोड़ा कुछ लेवल तक तो। लेकिन हाँ, पोजीशंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई हैं। तो ओवरऑल पिछले हफ्ते हमारा 0.15%, सिर्फ 0.15% बना। लेकिन मैं इस बात का शुक्र मनाता हूँ कि कम से कम पॉजिटिव में तो बंद हुई मार्केट अपनी, क्योंकि नेगेटिव का चांस भी काफी लग रहा था एक बार को। और इसका मतलब है कि 1,500 रुपये, हर 10 लाख पे हमने 1,500 रुपये कमाए पिछले हफ्ते, जो कि ठीक ठाक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नेगेटिव बंद नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी लर्निंग्स हैं। जिस हफ्ते आप कमाया हुआ पूरा का पूरा प्रॉफिट, क्योंकि अगर आप देखो कि फ्राइडे वाला दिन नहीं होता तो इस हफ्ते में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, तो पूरा कमाया हुआ प्रॉफिट चला गया। तो जब ऐसा जाता है तो लर्निंग्स बहुत होती है, जो लर्निंग मैं ऑलरेडी आपके साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली डायरेक्टली अपनी कमेंट्री में शेयर कर चुका हूँ। तो अगर हम अब आगे चले तो देखिए, पिछले 5 हफ्तों से हम लोग अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो ये वीक अगर आप देखो, तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमारा 0.15% बना। तो क्यूमुलेटिवली पिछले 5 हफ्तों में हमने 4.7% अपनी ओवरऑल कैपिटल का कमा लिया है। इस बीच निफ्टी के अप्स एंड डाउन्स, निफ्टी इस हफ्ते 1.5% गिरा, तो क्यूमुलेटिवली हमने 0.54% निफ्टी में कमाया है। तो कहीं कहीं ना कहीं निफ्टी फ्लैट हो गया है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग का दोस्तों फायदा यही है कि हम ओवरऑल पैसा, मार्केट फ्लैट भी हो तो हम ओवरऑल पैसा कमा सकते हैं। और ये इसीलिए मैं या कई सारे और लोग जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में पैसा आपका थोड़ा सा इजी बन जाता है। सेलिंग में बोल रहा हूँ, और जाता है तो बड़ा जाता है, वो तो आपने भी देखा ही है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें तो 5.24% हम पिछले 5 हफ्तों में बना चुके हैं। ये P&L मैं बता रहा हूँ अपना ओवरऑल कैपिटल के ऊपर। एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा मैं इसको मानता हूँ। तो ये हो गई हमारी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी। हाँ, इस वीक का P&L 0.15% ऑप्शंस का। और निफ्टी का लॉस, निफ्टी का लॉस मतलब पोर्टफोलियो में उसी लॉस को मैं मानता हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो का एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करना या प्रॉफिट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम देखें तो पिछले 24 दिन, 5 हफ्तों में 19 दिन हम प्रॉफिटेबल रहे, 5 दिन हम लॉस में रहे। तो अगर आप इससे एवरेज भी निकालना चाहें ये पूरे डेटा की, तो निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग डेटा बन रहा है। तो इस वीक, ये वीक को मैं सर्वाइवल वीक बोलूंगा, बस सर्वाइव कर गए। और लास्ट डे के मूवमेंट की वजह से, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ी लर्निंग्स थी, जो आपके साथ में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली अपने पीपीटी के साथ शेयर करता ही रहता हूँ। तो कमेंट्स में लिखिए दोस्तों, इस हफ्ते की एनालिसिस आपको कैसी लगी। अभी बात करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा की, कि इस पिछले हफ्ते की और क्या खास चीजें हैं। तो अधिकतर इंडाइसेस ने लाइफ टाइम हाई टच किया और उसके बाद मार्केट नीचे आई। इसके अलावा पिछले हफ्ते जैसा कि मैंने बोला कि बैंक निफ्टी की पोजीशन ज्यादा नहीं थी, निफ्टी में हमने थर्सडे की क्लोजिंग में अच्छा पैसा कमाया। लेकिन अब जो भी मूवमेंट मार्केट ने फ्राइडे को दिया है उसकी वजह से हम थोड़ा सा दलदल में धंसते चले गए हैं। तो काफी पोजीशंस, खासकर निफ्टी की, हमारी स्टक हैं, फंसे हुए हैं, और बड़ी पोजीशंस हैं। तो अगला हफ्ता बहुत बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है। रिस्की हो सकता है, पैसा भी बड़ा बन सकता है, लेकिन इन जनरल में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ जब हफ्ते की शुरुआत ऐसी होनी और सिग्नल नहीं दिखा रहा है। हमारे लिए अनफेवरेबल है, देखेंगे क्या होगा। इन जनरल स्टॉक्स की हम बात करें तो अडानी में हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया, अडानी इंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ। बजाज फाइनेंस में वन साइड पुट की सेलिंग हुई हुई थी हमारी, उसमें अच्छा पैसा बना हमारा। रिलायंस के स्ट्रैंगल्स में अच्छा पैसा बना। आईटीसी में थोड़ी स्ट्रगल है। इन्फी, पिडिलाइट, पीएनबी, इनके स्ट्रैंगल्स में स्ट्रगल है। तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक चीजें चल रही है। स्टॉक्स में मुझे इतना डर नहीं है जितना कि निफ्टी के को लेकर डर है, क्योंकि निफ्टी की वीकली आउटलुक है, निफ्टी का वीकली पर्सपेक्टिव चल रहा है, और मार्केट काफी उछल कूद के मोड में लग रही है। तो अगले हफ्ते मार्केट काफी वॉलेटाइल लग रही है। जब तक फेड का रेट का डिसीजन नहीं आता उसके 2-4 दिन बाद मार्केट सेटल नहीं होती, कुछ ना कुछ कहीं वॉलेटाइल बन के रहेगी। पिछले हफ्ते हमने जो रेंज बताई थी, मार्केट ऑलमोस्ट उसी रेंज में रही, तो ये गुड न्यूज है। लेकिन हाँ, डाउनवर्ड साइज में उस रेंज के बंद हुई है। तो अगले हफ्ते की रेंज में लग रही है 24,600 से 25,100 के बीच में निफ्टी रहेगा। तो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड बायस ज्यादा लग रहा है फिलहाल। तो मुझे लगता है कि निफ्टी अगर 25,000 के ऊपर चला जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा होगा। देखेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा। इंडिया विक्स थोड़ा हाई ही रहेगा,
तो उसमें जो वीक की ऑप्शन है उनको तो एक्सपायर होने ही है, उनको तो वीक्स के हिसाब से फर्क उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन इंट्राडे एडजस्टमेंट्स बहुत महंगे पड़ सकते हैं या बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। मंडे को वापस गैप डाउन लग रहा है क्योंकि यूएस मार्केट थोड़े कमजोर बंद हुए हैं। अब अगले हफ्ते के सेटअप को लेके देखिए, बहुत ही क्रिटिकल हफ्ता हमारे सामने है। पूरा इन्वेस्टेड हूँ सबसे थोड़ा। जहां मेरा रूल इस हफ्ते ब्रेक हो गया वो ये है कि मैं फ्राइडे को जनरली कैपिटल फ्री करके जाता हूँ, लेकिन उसका एक तरह से या तो मौका नहीं मिला या हिम्मत नहीं हुई, तो हार्डली 10-12% कैपिटल मेरा फ्री है, 88% कैपिटल मेरा लगा हुआ है। और उसमें से खासकर निफ्टी में फायर फाइटिंग पोजीशन है, तो निफ्टी में बड़ा मेरा पोजीशन इस समय अटका हुआ है। अगर मार्केट की ओपनिंग मंडे को डाउन हो गई तो फिर काफी ज्यादा विक्स भी ऊपर चला जाएगा। उसकी वजह से क्या हो कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गई मेरी, तो हो सकता है ब्रोकर मेरी थोड़ी सी बहुत ही पोजीशन काट दे। मुझे वैसे उतना फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपना रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया था, इसकी वजह से पोजीशन कट करनी पड़ी ब्रोकर को। लेकिन ऑलमोस्ट 600 लॉट्स की पोजीशन मेरी लगी हुई है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और शेयर्स को मिला के थोड़ा और ज्यादा नंबर हो जाता है, तो बहुत बड़ी पोजीशन। तो इस हफ्ते मैं पूरा फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हूँ वीकेंड पे, और काफी ज्यादा समय मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ ऑप्स्टा के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, कि किस तरह की मार्केट में किस तरह का बिहेवियर करना पड़ता है। तो एक चीज ये इंटरेस्टिंग है कि जब इतना टेंशन भरा वीकेंड एक तरह से जाता है, हर बिजनेस में टेंशन होती है, तो कोई पहली बात ये है नहीं कि मैं डरता नहीं कि इस वीकेंड थोड़ा टेंशन लेके घर में बैठा हूँ, क्योंकि आप दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लो, और मेरे लिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक बिजनेस ही है, कहीं ना कहीं टेंशन होती है, तो बंदा स्ट्रेटेजी बनाता है। तो काफी समय में ऑलरेडी ऑप्शंस में ऑप्स्टा में बना लगा चुका हूँ, जिससे कि समझ में आए कि क्या हो तो मेरे को क्या करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा लगभग 100 लॉट मेरे ओपन है शेयर्स में। स्ट्रैंगल्स मेरे बन गए हैं, वन वे पोजीशन केवल इंडसइंड बैंक में है, कॉल सेल की हुई है, नहीं तो अडानी एंटरप्राइज, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, आईटीसी, पीडिलाइट फाइनेंस, टीसीएस, इन सब में मेरे स्ट्रैंगल्स बने हुए हैं। कोई थोड़ा सा ऊपर की तरफ बायस है, कोई थोड़ा नीचे की तरफ बायस है। इनमें से कुछ स्ट्रैंगल्स इसलिए बनाने पड़ गए हैं क्योंकि मार्केट मेरे पोजीशन के अगेंस्ट मूव कर गई, तो मेरे को फिर ऑपोजिट साइड पोजीशन भी लगानी पड़ी। बैंक निफ्टी में थोड़ा स्टक हूँ, लेकिन ज्यादा डर उसका नहीं है। निफ्टी में काफी ज्यादा डर है क्योंकि कुछ इन द मनी पोजिशंस भी हैं, कुछ स्ट्रैडल्स हैं, स्ट्रैडल से मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, तो उसको पहले ही दिन से एडजस्ट करना शुरू करूंगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मार्केट थोड़ा सा भी फेवरेबल होगी तो मैं पोजीशंस हल्की करनी शुरू कर दूंगा, और होपफुली जहां पे मैं बंद हुआ हूँ उसी पोजीशन के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा लॉस कम करके, क्योंकि पोजीशंस में लॉस है, इवन दो ओवरऑल मेरा गेन अच्छा है। तो हो सकता है हो सकता है कि गेन भी बड़ा हो जाए, और हो सकता है लॉस भी बड़ा हो जाए, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीक जाने जाने वाला है। और 13 सितंबर की निफ्टी की कैपिटल बहुत ह्यूज है। बैंक निफ्टी की मेरा 19 सितंबर के भी पोजीशंस लगी हुई हैं, 12 सितंबर की कम है, तो वो उसमें मेरे को इतना आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, निफ्टी की मेरी 20 सितंबर की कोई पोजीशन नहीं है फिलहाल। पूरा पैसा एक तरह से 13 सितंबर में लगा हुआ है, 90% इन्वेस्टेड हूँ। तो फायर फाइटिंग वाला हफ्ता ये जाने वाला है, एडजस्टमेंट वाला नहीं, फायर फाइटिंग वाला जाएगा शायद। तो देखते हैं कैसा होगा। उसके अलावा एक दिसंबर का स्ट्रैंगल है जो कि मस्त चल रहा है, कभी मार्केट ऊपर कभी मार्केट नीचे, तो उसमें को टच करने की जरूरत नहीं है। तो अगले हफ्ते के लिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है। इंपॉर्टेंट इवेंट है, टारगेट हमेशा की तरह 1% गेन का है, देखेंगे होगा कि नहीं। पिछले हफ्ते तो टारगेट क्रॉस नहीं हुआ, टारगेट हिट नहीं हुआ, तो फिंगर्स क्रॉस्ड है। तो हाँ, इंपॉर्टेंट हफ्ता आने वाला है। तो इसके अलावा वीकली बोनस जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्शन सेलर्स के लिए। और वो टॉपिक है और ये टॉपिक है एडजस्टमेंट वर्सेस फायर फाइटिंग। हाँ दोस्तों, एडजस्टमेंट एक ऑप्शन सेलर की लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है ना। जैसे इंसान जिंदा रहता है तो सांस तो लेता ही है, इंटीग्रल पार्ट। ऐसे ही ऑप्शन सेलर, खासकर अगर आप पोजिशनल ऑप्शन सेलर हो, तो एडजस्टमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है हमारे लिए। तो एडजस्टमेंट को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो वो एडजस्टमेंट जिससे हमारे प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर हम 2% प्रॉफिट के लिए खेल रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट हल्का फुल्का करना पड़े, तो हमारे प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ जाते हैं, 2 का 3% हो जाता है, 4 कभी 5 भी हो जाता है। और दूसरा है वो एडजस्टमेंट जो हम लॉस को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। तो उस एडजस्टमेंट से कभी कभी हमारा जो प्रॉफिट होना होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी न्यूट्रल हो जाती है, और कभी कभी एक्स्ट्रा लॉस या मच बिगर लॉस या ह्यूज लॉस भी हो सकता है। तो एडजस्टमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये समझ लीजिए कि एडजस्टमेंट हम करते क्यों हैं स्टॉक मार्केट में, खासकर ऑप्शन सेलिंग में। तो देखिए, जब हमने एक सेटअप लगाया, चाहे आपने स्टैंगल स्ट्रैडल लगाया, नॉन डायरेक्शनल लगाया, डायरेक्शनल लगाया, राइट, मतलब पुट सेल कर दी, कॉल सेल कर दिया, दोनों सेल कर दिया, तो मार्केट अगर किसी किसी भी डायरेक्शन में जाए, खासकर अगर हमारे जो पोजीशन उसके अगेंस्ट मार्केट चलने लगे, तो एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लीजिए कि ऑप्शन सेलिंग में पोजीशन लगाना 20% है और 80% गेम एडजस्टमेंट का है। तो कई लोग एडजस्टमेंट की वजह से फंसते हैं और एडजस्टमेंट की वजह से बड़ा पैसा भी कमाते हैं। तो एडजस्टमेंट कैन गो ईदर वे। तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो कई बार हम अपना टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे, या फिर अ, बनता बनाता पैसा खो देंगे, उल्टा भी हो सकता है। तो एक बार हमने अपना सेटअप बना लिया, फिर सेटअप बनाने से उस सेटअप की एक्सपायरी तक का कितना टाइम है, उस बीच मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट के कुछ थंब रूल्स हैं। पहला रूल ये है, या मेरे को लगता है, कि अगर मेरे को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो मतलब उम्मीद से ज्यादा पैसा बनाने वाला हूं मैं। अगर मीडियम एडजस्टमेंट करने पड़ा, तो हो सकता है कि थोड़ी ज्यादा टेंशन है, लेकिन ज्यादा पैसा भी बना सकता हूँ, कम पैसा भी बना सकता हूँ। हाई एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो मतलब टेंशन और ज्यादा है, और शायद चीजें हाथ से बाहर निकलने वाली हैं। और नेक्स्ट लेवल एडजस्टमेंट, उसको एडजस्टमेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फायर फाइटिंग। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एडजस्टमेंट पे रखते हैं। तो जनरली एडजस्टमेंट की स्ट्रेटेजी लोग की ये रहती है कि अगर हमारा नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैंगल वगैरह बना हुआ है, तो एडजस्टमेंट मतलब डेल्टा न्यूट्रल करते जाते हैं, या फिर हेजेस को एडजस्ट करते हैं, या फिर और ऑपोजिट साइड पोजीशंस बना लेते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट होने लगे। ऑपोजिट साइड पोजीशन मतलब मान लीजिए आपने केवल पुट सेल किए हुए हैं, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई, तो आप थोड़े कॉल भी सेल कर दो। दूसरी चीज है फायर फाइटिंग। तो जब मार्केट हमारी पोजीशन के अगेंस्ट बहुत बड़ा मूवमेंट दे देती है, उस समय हम फायर फाइटिंग करते हैं। जनरली ऑप्शन सेलर के लिए मतलब ये होता है कि आपकी चीजें आपकी रेंज के बाहर हो गई, इन द मनी हो गई, अगर आपने आउट ऑफ द मनी लगाया हुआ है, तो इस तरह की चीजें होती है। तो जब मुझे पता लगता है कि मेरा एडजस्टमेंट फायर फाइटिंग में कन्वर्ट हो चुका है, तो मेरा पहला इंटेंशन प्रॉफिट बनाने का नहीं होता, मेरा पहला इंटेंशन होता है कि जीरो लॉस पर बाहर आ जाऊं, मतलब कि मिनिमम प्रॉफिट पर बाहर आ जाऊं। उसके बाद अगर मार्केट डेवलप कर जाए तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बड़ा लॉस भी होता है उसमें। जनरली ऐसे केस में हाई विक्स हो जाता है, जिससे कि सिचुएशन थोड़ा और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि मार्जिन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको एडजस्टमेंट या फायर फाइटिंग के ऊपर दोस्तों और डिटेल सीखना है, तो आप कमेंट में लिखिए कि एडजस्टमेंट डिटेल बिगर वीडियो समथिंग लाइक दैट, तो फिर मैं बड़ा वीडियो इस पर बनाऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा बोर आपको नहीं करूंगा। लेकिन ये समझ लीजिए 80% पार्ट एडजस्टमेंट और फायर फाइटिंग का होता है ऑप्शन सेलर के लिए। एक बोनस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, और मेरा एक्सपीरियंस प्लस बोनस स्टोरी, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये स्टोरी क्या, बेसिकली मैं एक ट्रेडर कम्युनिटी का पार्ट हूँ। ऑब्वियसली उस कम्युनिटी में काफी ज्यादा लोग ऑप्शन बायर्स हैं, हल्के फुल्के लोग ही ऑप्शन सेलर हैं। तो ये बात इस थर्सडे और फ्राइडे की है। बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, या किसी का एक्सपीरियंस, किसी और का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो बंदे ने ग्रुप में थोड़ा सा अपनी ट्रेड्स के बारे में डालना शुरू कर दिया। तो बेसिकली बहुत फ्रस्ट्रेटेड वो लग रहा था, और कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो भी जाते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में, खासकर ट्रेडिंग की दुनिया में, क्योंकि उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफी खराब हो गया। और इवन दो ऑप्शन बाइंग कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड उसका 1:15 का हो गया, और 15 गुना लॉस मटेरियलाइज हो गया। तो ऑब्वियसली काफी फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन इस पूरी फ्रस्ट्रेशन में उस इंसान ने बहुत जबरदस्त अपनी लॉसेस की एनालिसिस की, और 5 पॉइंट्स ग्रुप में शेयर किए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, जब हम अपने लॉसेस को एनालाइज करके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये बताते हैं कि भाई हमें क्यों ये लॉस हुआ, तो वो चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसने 5 चीजें शेयर की, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज उसने शेयर की कि उसकी मेरी ईगो बहुत बड़ी है और मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में, खासकर ट्रेडिंग में, ईगो लेके बैठ जाएंगे या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, तो मार्केट आपको कई बार दोनों तरफ से थप्पड़ मारेगी। और इस बंदे ने बहुत सही पॉइंट आउट किया, पूरे ग्रुप के साथ शेयर किया कि मेरी शायद मैं अपनी ईगो और नॉन फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से फंस गया। दूसरी चीज उसने शेयर की कि
जो मेरे पास लग्जरीज हैं जो भगवान ने मुझे दिया उसके लिए मैं थैंकफुल नहीं हूँ। और कहीं ना कहीं जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है जब हमारी मिसिंग हो जाती है तो शायद उसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। तीसरी चीज लैक ऑफ ह्यूमिलिटी। और चौथी चीज है स्टबर्डनेस मतलब जिद्दीपन। तो कहीं ना कहीं देखिए आप सब चीजें सेम एरिया को पॉइंट आउट कर रही हैं कि फ्लेक्सिबल ना होना, हम्बल ना होना, जिद्दी होना। तो ये जो हमारी नेचर स्टॉक मार्केट में हम कंप्यूटर खोल के बैठ जाते हैं और इन सब नेचर के साथ काम करते हैं। तो जिस दिन आपको लगने लगे कि यार मेरी ये क्या, ये नेचर मेरे ऊपर हावी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले तो अपनी पूरी ट्रेड्स बंद कर दीजिए और कुछ नहीं होता तो। और फिर सोचिए और फिर या तो दोबारा ट्रेड लीजिए या फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। उस बंदे का पांचवा पॉइंट ये था कि जो चीजें मैं जीत रहा होता, जिनमें पैसा बन रहा होता है उनको मैं जल्दी काट देता हूँ, और जिनमें लूज कर रहा होता हूँ उनको लेके बैठ जाता हूँ और उनका कोई कॉन्ट्रा ट्रेड भी नहीं लेता। तो ये पांच चीजों की वजह से उसने बड़ा पैसा लूज किया, लेकिन बहुत अच्छी एनालिसिस की। उनकी एनालिसिस से वो खुद तो सीख ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी सीख सकते हैं। तो उनकी ऑब्जर्वेशन, किसी भी ट्रेडर की लूजिंग ऑब्जर्वेशन को अगर आप पकड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में लाएंगे, लेकिन याद रखिए हर किसी की ऑब्जर्वेशन उसकी यूनिक है, उससे सीख तो आप सकते हैं, लेकिन फाइनली अपना एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा काम में आता है। तो ये चीज कभी मत भूलिए। तो ये हो गया हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन। कैसा रहा आपको, कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस मेरा? तो इस हफ्ते की एनालिसिस इसके साथ खत्म होती है। आशा करता हूँ कि ये पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज, पूरा बोनस, पूरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो क्लिक कर दीजिए, अब एक कमेंट कर दीजिए क्या अच्छा लगा। कमेंट से हमेशा मुझे इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिलता है। और अच्छा ये भी लगता है किसी ने वीडियो देखा, कहाँ तक देखा, पूरा देखा नहीं देखा। बाकी मुझे इतना ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये वीडियोस, ये एनालिसिस मैं अपने लिए करता हूँ, क्योंकि फाइनली पैसा अपना है, बड़ी कैपिटल लगाई है। तो हर हफ्ते अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो अगले हफ्ते लेकर आऊंगा आपके लिए वीक नंबर 37 का वीडियो। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा। नमस्कार।